पीएम मोदी ने की मन की बात 99वां एपिसोड हुआ प्रसारण। सीएम धामी समेत तमाम दिग्गजों ने सुना मन की बात कार्यक्रम। सामाजिक मुद्दों पर पीएम ने की चर्चा। पीएम मोदी की सीएम धामी ने की तारीफ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पंतनगर से जयपुर होते हुए अहमदाबाद जाने वाले इंडिगो हवाई सेवा का किया उद्घाटन। अजय भट्ट ने शुरू हुई फ्लाइट सेवा को एक बड़ी उपलब्धि बताया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे रामनगर। अधिकारियों के साथ रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां तेज। पुलिस लाइन में की गई फोर्स की ब्रीफिंग। एडीजी, आईजी, डीआईजी तमाम पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। एसएसपी ने पुलिस बल को दिए दिशा निर्देश। धामी सरकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर चमोली में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक हुए शामिल। धामी सरकार की उपलब्धियों का किया बखान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 99वां संस्करण सुना। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में अंगदान जैसे पुण्य कार्य से दूसरे लोगों के जीवन को सराहा देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान के क्षेत्र में हम सभी को आगे बढ़ना होगा, जिससे अनेक लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात भी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में लगातार कार्य हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की इस दिशा में और ज्यादा प्रयास किए जाएं। राज्य सरकार की तरफ से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम हमेशा प्रेरणादायी होता है। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां संस्करण होगा। इससे इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल भी मौजूद रहे। चलिए इस बीच यहाँ पर सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो तमाम दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, विकास के काम चूँकि यहाँ पर चल रहे हैं और उसी दिशा में ये बड़े कदम जो कि सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग का धरातलीय निरीक्षण कर रहे हैं और इस बीच अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। समीक्षा की जा रही है कि विकास के कितने काम हुए हैं और कितना समय लगेगा इसको पूरा होने में और कितनी जल्द ही यहाँ पर जनता को समर्पित किया जा सकता है। उसको लेकर यहाँ पर तेज गति से कार्य करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग का धरातल निरीक्षण, तो आपको बता दें कि दिल्ली से देहरादून पहुँचना इस राजमार्ग के बाद और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि समय की बचत होगी। सरकार की ये कोशिश है ये जो राजमार्ग है जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाए, बनकर तैयार हो जाए। और इस बीच इस टनल के अंदर जा रहे हैं और इस राजमार्ग का अवलोकन किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है सीएम के द्वारा।
दिल्ली से देहरादून को जोड़ेगा ये राजमार्ग, और जो समय बचत होगी और समय कम हो जाएगा, क्योंकि अभी समय ज़्यादा लगता है। इस समय को और ज़्यादा कम करने की कोशिश की जा रही है। इस राजमार्ग के बनने के बाद ये समय और बचाएगा। इसी दिशा में कदम बढ़ाती हुई सरकार प्रयास कर रही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से इस राजमार्ग को तैयार किया जा रहा है। समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और जो भी अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, उन सभी अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। करोड़ों की लागत से तैयार होगा और जल्द ही, माना जा रहा है कि जल्द ही ये जो काम चल रहा है ये पूरा हो जाएगा और जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पंतनगर से जयपुर होते हुए अहमदाबाद जाने वाले इंडिगो हवाई सेवा का उद्घाटन किया और साथ ही जयपुर जाने वाले यात्रियों से मुलाकात की। ये हवाई सेवा रोजाना चलेगी और हवाई सेवा के पहले दिन 27 यात्रियों ने जयपुर के लिए उड़ान भरी। आपको बता दें कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं और इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल सके, इसके लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं, कवायद जारी है। उन्होंने ये कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्रवाई अंतिम चरण पर है। उन्होंने पंतनगर से जयपुर के लिए शुरू हुई फ्लाई सेवा को एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को तो प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही यहाँ के लोगों को विभिन्न माध्यमों से लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। से हैं उनकी कुमाऊं क्षेत्र में है, इतना ही हमारा चार धाम समेत जो वहाँ के हमारे पर्यटन स्थल हैं उतने ही हमारे गढ़वाल मंडल में है। दोनों मंडल हमारे कनेक्ट रहेंगे और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ चहुमुखी उन्नति होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और हर, चाहे बिजनेसमैन हो या हमारे टैक्सी वाले हों या हमारे अन्य कोई हमारे वाहन, जैसे कि कई जगह तो मोटरसाइकिल का भी हमने नैनीताल में तो उसका भी हमने परमिट कर दिया, संभवतः यहाँ भी किया है हमने इस जिले में भी। तो इस तरह के कई लोग जो यहाँ पर आने के लिए तमन्ना रखते हैं, संसाधन नहीं उनके पास आने जाने के नहीं होते हैं, उसमें एक आयाम आज जोड़ दिया गया है। मैं भारतीय रिजर्व बैंक में मुंबई में कार्यरत हूँ और यहाँ से मुंबई जाना आना मेरे लिए बहुत ऐसे बढ़िया हो गया। पहले मैं दिल्ली से ही आता था, अब मैं यहाँ से जयपुर के थ्रू भी जा सकता हूँ। 2 दिन रूट मिल गए मेरे को। तो यहाँ के यूथ के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उसको आने जाने के लिए, बाहर नौकरी पेशा करने के लिए वो मिल गए, साधन मिल गए बहुत। ये आज जो फ्लाइट शुरू हुई है इसके लिए तो मैं हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय अजय भट्ट जी, इनका, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उड्डयन मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूँगा कि पंतनगर एयरपोर्ट से हम लोगों को अहमदाबाद और रास्ते में जयपुर भी हमें जाना है तो इसकी फ्लाइट दी है। इससे हमारा आवागमन सुगम होगा, कम समय में हम लोग अपने काम के लिए जा सकते आ सकते हैं और ये हमारी इस प्रदेश के लिए और पंतनगर के लिए खासतौर से बड़ी उपलब्धि है और यहाँ के यात्रियों के लिए कि यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी, उड्डयन मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे अजय भट्ट जी का विशेष आभार है कि उनके प्रयास से हमें ये फ्लाइट मिली है। उत्तराखंड के रामनगर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट रामनगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने कोसी बैराज के सौंदर्यीकरण के लिए साथ ही साथ यहां पर महाविद्यालय और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में भाग लेने वाले मेहमानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में होने जा रही G20 की बैठक देश में नया इतिहास लिखने जा रही है। कहा कि इसमें भाग लेने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्तराखंड की जनता पूरे उत्साह के साथ तैयार खड़ी है, जिसको लेकर रामनगर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। केंद्रीय मंत्री
भट्ट ने कहा कि इस बैठक में भाग लेने वाले मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति के साथ ही उत्तराखंड के परिधान, रहन सहन और खान पान से भी रूबरू कराया जाएगा, जिससे मेहमान अपने अपने देशों में जाकर उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जैसे अपनी बेटी की शादी में तन मन धन से काम करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हमारी सरकार ने काम किया है और साथ में जनता लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी खुशी की लहर जनता के मध्य में है। सब लोग पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। हमारी माताएं बहनें परंपरागत शैली में स्वागत करना चाहती हैं। हमारा जो पिछोड़ा है, घाघरा है, रंगीन पिछोड़ा, तो उससे जगह जगह सड़कों पर बैठ के सड़कों से दूर उनका स्वागत करेंगी। ये एक योजना यहाँ पर लोगों ने बनाई है। सब अपने मेहमानों को देखने के लिए रात दिन एक होकर काम कर रहे हैं। मैं अपने सभी कार्य में लगे हुए अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जनता के प्रतिनिधियों को, पार्टी के लोगों को बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन करवा रहे हैं। प्रदेश के रामनगर में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन को लेकर ऊधम सिंह नगर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए पुलिस लाइन में फोर्स की ब्रीफिंग हुई और सम्मेलन को लेकर ऊधम सिंह नगर पुलिस लाइन में एडीजी अपराध व कानून व्यवस्था IG कुमाऊं परिक्षेत्र DIG अभिसूचना व जिला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान जिले के SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC ने पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि G20 सम्मेलन को लेकर विभिन्न जनपदों से करीब 1500 अधिकारी व कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। ऊधम सिंह नगर पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई और विदेशी मेहमानों के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। चलिए इस बीच यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो सुनाते हैं। आपको वो भी सुनाएंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया जा रहा है। और इस बीच यहाँ पर सीएम धामी यहाँ पर पहुँचे, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो इंजीनियर्स हैं जो यहाँ पर इस कार्य में लगे हुए हैं, उसको लेकर यहाँ पर बारीकी से जानकारी ली जा रही है और माना जा रहा है कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जल्द ही शुरू हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर थराली विधानसभा के थराली विकास खंड में रामलीला मैदान थराली में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया और भाजपा सरकार की तरफ से पेपर लीक प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी और नकल विरोधी कानून लागू करने को भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों का बखान किया और उनकी तरफ से थराली विधानसभा क्षेत्र में नई बनी सड़कों, नए मोटर पुलों की स्वीकृति की जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार विकास के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। और साथ ही बीजेपी विधायक ने कहा कि धामी सरकार में उनके विधानसभा क्षेत्र की कई लंबित सड़कों और नए मोटर पुलों की स्वीकृति हुई है, जिस पर जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से प्रत्येक विधानसभा से उनकी विधानसभाओं से 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव मांगे गए थे और जिस पर उन्होंने थराली और नंदानगर में अल्ट्रासाउंड की मांग के साथ ही कृषि उपज को जंगली जानवरों से बचाने की योजना के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रस्ताव सरकार को दिए हैं। जो हमने लोगों के बीच जा करके अपनी बात रखी थी, उस भरोसे पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस भरोसे को कायम किया है। और मैं समझता हूं कि आज जो नई मिसाल का जो एक लॉन्च किया गया नया स्लोगन कि 1 साल नई मिसाल, निश्चित रूप से हमने समान नागरिक संहिता हो, हमने महिलाओं के लिए 30% आरक्षण हो, हम चाहे हमने आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण का मामला हो, बहुत सारे ऐसे अनगिनत कार्य हमारी सरकार ने किए हैं कि मैं समझता हूं कि हम भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। और मैं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड निश्चित रूप से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और जो हमने क्षेत्र की जनता से जो हमारी सरकार ने वायदे किए थे, उन वायदों पर हम आगे बढ़ रहे हैं।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। बता दें कि उत्तरकाशी में मौसम खराब होने के कारण आसमानी बिजली गिरने से 300 बकरियां और 50 छोटी बकरी आसमानी बिजली की चपेट में आ गई, जिसकी चपेट में आने से सभी बकरियां जलकर राख हो गई हैं और जिससे स्थानीय भेड़ पालक को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बिजली गिरने और बकरियों की मौत की सूचना भटवाड़ी ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत को दी। ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत ने जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन विभाग को घटना से अवगत कराया। तहसीलदार डुंडा प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि आसमान से बिजली गिरने की वजह से बकरियों की मौत की सूचना मिली है और रविवार सुबह प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बहुत बड़ी बिजली गिरने से मेरे गांव के मेरे भतीजे संदीप रावत और द्वारे के प्रथम सिंह रावत जी की बकरियों में बिजली गिरी, जिससे 300 बकरियां और 50-55 उनके छोटे बच्चे बिजली के जद में आ गए, जिससे जो है मेरे पशुपालक गांव का जो बहुत ही बड़ा पशुपालक है उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से और अपने आपदा प्रबंधन से और पशुपालन विभाग से रात को मैंने बात की थी, जिसमें जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया कि मैं समस्त टीमों के साथ जो है सुबह वहां पर रवानगी करूंगा। खालिस्तान समर्थित अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए कई एजेंसियां प्रयास में जुटी हैं और जिसको लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट के बाद पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ खालिस्तान नेता अमृतपाल सिंह से जुड़ा जहां बीते दिनों उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अशोक कुमार ने खालिस्तान नेता अमृतपाल सिंह के राज्य में प्रवेश करने की आशंका जताते हुए प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के आदेश जारी किए थे। साथ ही इन जिलों के आसपास के जिले की पुलिस को भी अलर्ट रहने और सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए थे, लेकिन थाने पुलिस सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि लालकुआ पुलिस के चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी का हाल जाना गया, जहां पर नैनीताल बरेली को जाने वाले हाईवे पर बने लालकुआ पुलिस के चेक पोस्ट पर सुरक्षा के नाम पर एक सिपाही और एक होमगार्ड की तैनाती है, जो चेक पोस्ट पर मौजूद जरूर थे, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद छोटे बड़े वाहन रफ्तार से गुजर रहे हैं, लेकिन वाहनों की चेकिंग नहीं की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पुलिस इस तरह से लापरवाह बनी तो खालिस्तान नेता अमृतपाल सिंह जैसे अपराधी को कैसे पकड़ा जाएगा। को लेकर पूरे देश में ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं उत्तराखंड के चेक में भी लगातार अलर्ट मोड जारी कर रखा है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने भी सभी जनपद की चौकियों और थानों को दिशा निर्देश देके अमृतपाल को लेकर सदन में चल गया। वहीं लालकुआ चेकपोस्ट की बात की जाए तो लालकुआ चेकपोस्ट पर देखा जाए तो किसी तरह के इंतजार से मात्र 2 सिपाहियों की यहाँ तैनाती कर रखी है। अमृतपाल को लेकर लालकुआ प्रशासन कहीं ना गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह का अमृतपाल जो खालिस्तानी समर्थक है, लगातार प्रशासन उसको गिरफ्तारी को लेकर अलर्ट मोड पर है, छापेमारी कर रहा है। वहीं कल एक महिला की गिरफ्तारी भी हुई, उसके समर्थक जो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल उसके जुड़े हुए तार उसके नज़दीकी तार थे, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करा। वहीं लालकुआ पुलिस की कार्रवाई की जाए तो कहीं सदन में चलती नहीं दिख रही। ये बॉर्डर जो है ये संवेदनशील बॉर्डर माना जाता है। इससे पहले भी यहाँ पे लालकुआ क्षेत्र में कई ऐसे खूंखार अपराधी यहाँ पकड़े, चंगेज खान जैसे वो भी हमें गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अगर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल यहाँ अगर कहीं किसी तरह से अंदर आता है और किस तरह की चेकिंग जाती है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि लालकुआ पुलिस के कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान कहीं जगह नहीं आ रहा है और हालांकि डीजीपी जो आदेश है वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुकेश कुमार, परवंजन, लालकुआ। के लालकुआ में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि लालकुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु खत्ता स्थित शास्त्री नगर के पास से थाने पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को दबोचा है, जिसके पास से पुलिस को 16.8 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं थाने में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी संगीता ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बिंदु खत्ता स्थित शास्त्री नगर द्वितीय के पास एक युवक स्मैक बेच रहा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दे चुके हैं कि हर जगह चेकिंग अभियान चलाकर नशा तस्करों पर कार्रवाई की जाए, तभी देवभूमि नशा मुक्त हो पाएगी। फिलहाल मामले में अब आगे की कार्रवाई जारी है।
कल शाम की चेकिंग के समय जो हम कानून व्यवस्था चेकिंग हमारी चलती है उसके चलते एक अभियुक्त जो ऑलरेडी जिसमें 12 मुकदमे दर्ज हैं उसके पास उसको पकड़ा गया तो देखा कि उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास 16.8 ग्राम हमारी स्मैक बरामद हुई है और इसके प्राप्त होने पर हमने एनडीपीएस के धाराओं के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया और विधिक कार्रवाई उसके अंतर्गत की जा रही है। ये अभियुक्त 2017 से इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं जिसमें से 4 आबकारी के मुकदमे हैं। इसमें 2 मुकदमे मारपीट के, 2 मुकदमे इसमें बलवा के हैं, आर्म्स एक्ट के 2 मुकदमे, यह कुल मिला के 12 मुकदमे इसके खिलाफ प्रचलित हैं। इसमें भी इसमें गुंडा एक्ट के तहत 2 गुंडा एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की गई है। धारचूला में पहले की जमीन पर कुमाऊं स्काउट्स ने कब्जा कर लिया था और जिसके बाद ग्रामीणों के तरफ से लगातार जमीन वापस देने की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की जमीन वापस नहीं की गई और ऐसे में उप जिलाधिकारी की तरफ से तहसील कार्यालय में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई जिसमें सेना व ग्रामीणों के बीच बातचीत की गई है। साथ ही ग्रामीणों ने जमीन को वापस देने की मांग की और ऐसे में उप जिलाधिकारी की तरफ से ग्रामीणों को 10 दिन का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। भूमि थी वो FOL के पास, वो कुमार स्कॉट ने 2008 तक उसकी लीज थी। वो 2009 के बाद ऑटोमेटिक इनने अपने नाम पे करवा ली, जिसका इनका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। तो ये SDM साहब ने ऑर्डर दिए हैं कि 10 दिन के अंदर आप वो करिए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, कुमार स्कॉट को बोला गया है, ताकि उसके बाद अगर इनकेस कुछ नहीं होता तो देन पूरा गाँव अनशन पे बैठेगा उस पर्टिकुलर जगह। जो गांव वालों की मांग थी प्रशासन से, प्रशासन भी इसमें कोई गांव वालों की मदद करने के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उसमें न जिस वक्त इन्होंने लीज में ज़मीन ली गई थी उस वक्त मध्यस्थी किसको रख के लीज में ज़मीन ली गई थी, और प्लस जो कुमार स्काउट पैसा पेमेंट करती थी वो पैसा मध्यस्थी में कौन रहता था, किस गांव के खाते में पैसा आता था, किस मतलब आदमी के खाते में पैसा आता था। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। और हमने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमारे गाँव की जो नई जनरेशन है वो नशे की और प्रताड़ित हो रही है और उस इलाके में जो आर्मी की 35 नाली जमीन है उस पे हम गांव के बच्चों के लिए जो गलत मार्ग की ओर भटक रहे हैं बच्चे, उनको सही दिशा देने के लिए खेल मैदान बनाने की मांग कर रहे थे प्रशासन से। और इसमें हमें प्रशासन भी मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ना ही हमारे कुमार स्कॉट से कोई मदद की आस नजर आ रही है। तो अन्यथा अब हमने उनको अल्टीमेटम दे रखा है कि 10 दिन के भीतर हमें जो एग्रीमेंट हुआ था सन 85 में उसका हमें प्रूफ दें कि किस बेस पे हमारे बुजुर्गों ने आपको ज़मीन दिया था और मध्यस्थी कौन था, या राजस्व विभाग था या आर्मी थी, या तो हम तो थे नहीं जब ये एग्रीमेंट हुआ था। अभी उन्होंने 10 दिन का हमने उनको अल्टीमेटम दे रखा है 10 दिन का कि अगर 10 दिन के अंतर्गत हमें ये कागज़ नहीं दिए जाएंगे तो पूरा गाँव अनशन पे बैठेगा। धारचूला एरिया में आर्मी ने काफ़ी एरियाज़ में लोगों के साथ प्राइवेट एग्रीमेंट करके लीज़ किया गया था जब सेना यहाँ बैठी थी। तो उसके अकॉर्डिंग सेना यहाँ पे पैसे उन्हें दिए जाती थी टाइम टू टाइम। अभी भी जो सेना का पैसा है हमारे पास 2014 तक का पैसा है जिसे हम अभी डिस्पर्स कर रहे हैं, प्रोसेस में चला है। बट लोगों का कहना है कि फ़िलहाल वो उस एरिया में जो एरिया जहाँ पे आर्मी कोई काम नहीं कर रही है उस एरिया को वो फील्ड बनाना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने आर्मी से ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपने जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उस वक्त के एक बार हमें कॉपी शेयर कर ले, तो आर्मी को हम होपफुली हमारे पास तो टाइमली आ जाएगा एग्रीमेंट और हम उसके आगे फिर बताएंगे कि क्या नेक्स्ट कार्रवाई की जाएगी उसमें। बट हमें ये भी बताया गया है कि जो एरियाज़ ऑलरेडी जो एग्रीमेंट हुए हैं लोगों के साथ वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के हिसाब से एक्वायर किए जाएंगे। तो वो भी एक प्रोसेस है, हम उसको भी ट्राई करेंगे कि एक्सपेडाइट कर सकें। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी के साथ फैल रहा है। इसको देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में गाइडलाइन जारी करते हुए अलर्ट जारी किया। ऐसे में CMO मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए। जिले के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं रुड़की के कई अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल के लिए भेजे जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं है। CMO डॉक्टर मनीष दत्त ने कहा कि मौसम चेंज हुआ और वायरल का सीजन आता है। इस वक्त नया H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस चल रहा है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे वायरस की तरह ही है, मगर इसमें थोड़ा इन्फेक्शन ज़्यादा है और ज़्यादा तेज फैलता है। अभी हमारे यहाँ एक्टिव केस कोई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सीज़न वैसे भी चल रहा है, जो जब भी मौसम चेंज होता है वायरल का सीज़न आता ही है।
अभी ये नया एक स्ट्रेन आया है स्वाइन फ्लू में H3N2 करके। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल वायरल है वैसे ही है कि थोड़ा इसका इन्फेक्शननेस ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अदरवाइज़ अभी हमारे यहाँ कोई एक्टिव केस कोई नहीं है, लेकिन सबको हमने ये इंस्ट्रक्ट किया है, अपने हॉस्पिटल्स के लिए भी करा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कहा है रेडी रहने के लिए। सबको जितनी गाइडलाइंस हैं वो दे दी गई हैं, एडवाइजरी कर दी है जारी कि अगर कोई इस तरह का मरीज आता है जो आपको लग रहा है सीरियस है, उसको तेज़ बुखार है, सांस में समस्या है, तब आप इसका फिजिशियन जब भी एडवाइस अगर करेंगे तो उनका टेस्ट होना है और उन्हें आइसोलेशन में एडमिट करना। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि रामनगर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 24 नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। घटना के संबंध में थानेदार अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पिरुमदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने गश्त के दौरान ग्राम थारी निवासी को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 24 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। लगातार नशे के विरुद्ध अभियान जारी है। इसमें इसी क्रम में पिरुमदारा पुलिस द्वारा एक व्यक्ति आरोप को 24 नशे के इंजेक्शन के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर इस मौके पर 1 साल नई मिसाल व जनसेवा थीम के अंतर्गत जिला कार्यालय प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही जन सेवा थीम के तहत उन्होंने चिकित्सा शिविर और बहुउद्देशीय शिविर का अवलोकन किया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और विशिष्ट अतिथियों की तरफ से राज्य सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर आधारित सूचना और लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथ ही राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में आयोजित 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने 1 साल के दौरान राज्य और जनता के विकास के लिए अत्यधिक उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कार्य किए हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से ज्यादा और पिछले 6 वर्षों की तुलना में 2 गुना हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।